हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश पाटिल है। मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की मैथ्स बेसिक नॉलेज के साथ साथ चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज कंप्लीट कराऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे बिना किसी कोचिंग के अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो बिना किसी देरी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। तो आइए समझते हैं वास्तविक संख्या आखिर होती क्या है। तो हम इसके बेसिक नॉलेज पूरी तरह से समझते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कि इस यूनिट में आखिर है क्या क्या जिसको हमें कवर करना है। तो पहले हम इसका बेसिक नॉलेज पूरी तरह से समझते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आ गया है वास्तविक संख्याएं। तो आइए इसे समझते हैं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे दैनिक जीवन में जो भी सामान हम यूज़ करते हैं, दूध वाले का हिसाब, सब्जी वाले का हिसाब, ये सारी चीज़ें वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचे हुए हैं, इसमें जो नंबर्स आते हैं ये सारे नंबर्स भी वास्तविक संख्या हो सकती हैं। तो इसे हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। इसमें दो टाइप के नंबर होते हैं, एक जीरो से इस तरफ राइट हैंड साइड वाली संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं और लेफ्ट वाली संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें पहले सारे नंबर्स को समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। तो ये सारी चीज़ें तो हमने 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो जैसे प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक जाती हैं नेचुरल नंबर्स, इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होता है। तो 1 से लेके अनंत तक तो नंबर आएंगे ही, उसमें जीरो भी यदि शामिल है तो उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में जैसे अभी हमने संख्या रेखा में देखे थे, तो जो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों तरफ की होती हैं, इन्हीं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें दो टाइप की संख्या होती हैं, एक ऋण वाली और एक धन वाली। इसी प्रकार से यहाँ पे भाज्य संख्या भी है। अब भाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से भाग चले जाता है उनको भाज्य संख्या कहते हैं, या अभाज्य संख्याओं से भाग चले जाता है तो उनको भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 6 8 9 ये सारी संख्याएं और किसी संख्या से भाग चले जाती हैं, इसलिए इनको भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और उसी सेम संख्या से भाग जाती हो तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद सम संख्या में 0 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11 13 15 इस टाइप की जो नंबर्स होते हैं उनको विषम संख्या कहते हैं। अब आते हैं हमारा मेन नंबर परिमेय संख्या। ऐसी संख्या है जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर p बटे के रूप में होना चाहिए। जैसे और हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो अंश और हर जो दोनों संख्या होती हैं वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अंश में भी पूर्णांक और हर में भी पूर्णांक होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 1/2, एक भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। 4/5, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। इस टाइप से 2 4 5 इस टाइप की भी संख्या, ये भी सब पूर्णांक है, क्योंकि हम इनके बटे में 1 लिख सकते हैं, 4 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये सारी संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे यहाँ पे हमने जो संख्या रेखा खींचे हैं, तो ये जो 1 2 3 4 ये तो वास्तविक संख्या है या पूर्णांक संख्या है। तो इसमें यदि हम बीच के नंबर लेते हैं, जैसे 0 और 1 के बीच का जो नंबर होगा वो 0.5 होगा, तो ऐसे संख्याओं को दशमलव संख्या कहते हैं। लेकिन यदि हम इसको बटे के रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/2। तो ऐसे नंबर्स को परिमेय संख्या कहते हैं और इसको दशमलव संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 0.2 लिए हैं, तो दशमलव वाले जो नंबर्स होते हैं उनको दशमलव संख्या कहते हैं, और यदि ये पूरा पूरा भाग जाता है तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव। लेकिन यदि हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/5, 0.2 को 1/5 लिखे, तो इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। इसी प्रकार
जैसे हम 0.333333 ये बार बार आ रहे थे, यहाँ हमने डैश डैश लगाए हैं, तो ऐसी संख्याओं को भी दशमलव संख्या बोलेंगे। मगर यहाँ ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसको अशांत दशमलव बोलेंगे। इसी को यदि हम बटे के रूप में लिखेंगे तो 1/3 लिख रहे हैं, तो इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। इसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी हम बटे के रूप में इनको नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल करनी 3, करनी 2, पाई, ये सारी संख्याएं जो होती हैं करनी वाली अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे करनी 2 का मान होता है 1.41421356 और भी आगे तक जाते जाएंगे। तो ये संख्या रिपीटेड नंबर नहीं होती हैं, दूसरी संख्या आते जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। पाई एक खालिस्तान संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ये इसका ये मान है। इसी टाइप से इसमें कुछ नंबर्स होते हैं जो बढ़ते जाते हैं, जैसे 2 0, इसके बाद 2 डबल 0 हो गए, फिर ट्रिपल 0, इस टाइप से ये 0 बढ़ते जाते हैं। या यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, 2 हो गए, 3 बार हो गए, तो ये ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आता है हमारे यूनिट के चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या होंगी या अपरिमेय संख्या होंगी, सभी को हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। ये तो सारी संख्या हो चुकी हैं। अब इसके बाद यूनिट में आ जाते हैं हम। चैप्टर में हमारे इसमें जो जो मुख्य चीज़ें दी गई हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 20 ले लिए, तो इसको हम सभी अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। जैसे 20 को हमने 2 × 2 × 5, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं। जैसे 35 का 5 × 7, इसको हम सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ ऑब्जेक्टिव बनता है, यूक्लिड किस देश का निवासी था, तो यूनान देश का निवासी था। अब यूक्लिड ने एक फॉर्मूला दिया है, a = b × q + r। यहाँ पर r जो है शेषफल जो है 0 से लेकर भाजक से छोटा होना चाहिए, 0 से हो सकता है 0 से लेकर भाजक से छोटा होना चाहिए, भाजक के भी बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद एक ये ऑब्जेक्टिव पूछता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव खालिस्तान संख्या होती है या अंतर सदैव खालिस्तान संख्या होती है। तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, चाहे योग पूछे, अंतर पूछे, गुणा या भाग, हमेशा परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा और भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे 2 + करनी 3, यहाँ पे 2 और करनी 3 को जब जोड़ रहे हैं तो ये भी बनेगी अपरिमेय संख्या। यदि एक परिमेय और अपरिमेय का गुणा कर रहे हैं तभी भी ये अपरिमेय संख्या बनेगी। जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा या भाग, तभी ये अपरिमेय संख्या ही होगी। अब देखेंगे हम दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में 2 चीज़ें हमें देखना है। दशमलव प्रसार में अंश और हर वाली संख्या आएगी। यदि हर की संख्या का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों संख्या होती हैं तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे हर में यहाँ आया है 10, तो 10 का गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो 2 × 5 आएगा, तो 2, 5 या दोनों संख्या आ जाती हैं तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत। इसी टाइप से जैसे यदि हर में किसी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाती है तो उसको बोलेंगे अशांत दशमलव। जैसे मान लो हमने 30 का गुणनखंड तोड़े तो 2 × 3 × 5, तो यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अब इस चैप्टर में हमको 2 चीज़ और पढ़ना है, HCF और LCM। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और LCM का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो ये दोनों के फुल फॉर्म आप लोग याद रख लें और इसको निकालना हम अभी यूनिट में सीखेंगे। एक और फॉर्मूला जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM।
ये सारी चीज़ें यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। तो बस इतना ही है ये यूनिट में। अब हम इसके बाद अगले पार्ट में या अगले वीडियो में सॉल्यूशन करना सीखेंगे, सवाल हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।